सीएम धामी ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश पूर्व सीएम कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा, अनंतकाल तक हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेंगे। भू अध्यादेश और यूसीसी पर प्रदेश सरकार ने बढ़ाया कदम। यूसीसी पर गठित कमेटी ने तैयार की रिपोर्ट। जल्द ही सीएम धामी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बड़ा बयान। बोले, उत्तराखंड में बारिश से हुआ काफी नुकसान। सरकार आपदा प्रभावितों को मदद पहुंचाने के बाद आपदा से हुए नुकसान का करेगी आकलन। कांग्रेस राष्ट्रीय कार्य समिति का हुआ गठन। कांग्रेस अध्यक्ष ने की कांग्रेस कार्य समिति की घोषणा। स्थायी आमंत्रित सदस्यों समेत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल शामिल। उत्तरकाशी में मौत का मंजर। 28 सालों में 17 सड़क हादसे, 17 हादसों में 68 घायल, 330 यात्रियों की मौत। उत्तरकाशी की सड़कें लगातार ले रही जाने। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। दून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देहरादून से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन हुआ है। कार्य समिति में 2 नेताओं को जगह मिली है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्य समिति की घोषित और स्थायी आमंत्रित सदस्यों में पूर्व सीएम हरीश रावत को शामिल किया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्यों में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल शामिल हैं। तो स्थायी आमंत्रित सदस्यों में पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। और कार्य समिति में 2 नेताओं को जगह मिली है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सूची सामने आई और जिसमें 2 लोगों को जगह मिलने की बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्य समिति की घोषणा कर दी है। और स्थायी आमंत्रित सदस्यों में पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी जगह मिली है। फिलहाल यह हम जानकारी आपको हम बता दें। देहरादून से आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो देहरादून से बड़ी जानकारी, कार्य समिति ने 2 नेताओं को जगह मिलने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त ये आम खबर आपको हम बता दें। और कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्य समिति की घोषणा की है। तो कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्य समिति की घोषणा की है और स्थायी आमंत्रित सदस्यों में पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हैं। तो पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हैं और कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्य समिति की घोषणा की है। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और स्थायी आमंत्रित सदस्यों में पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हैं। तो विशेष आमंत्रित सदस्यों में हरीश रावत को भी जगह दी गई है। देहरादून से खबर, कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन हुआ है। देहरादून से आम जानकारी आपको बता दें। और कार्य समिति में 2 नेताओं को जगह मिलने की बात कही गई है। तो कार्य समिति में 2 नेताओं को जगह मिली है और कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्य समिति की घोषणा की है। तो कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से कार्य समिति की घोषणा की गई है और स्थायी आमंत्रित सदस्यों में पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हैं। और अगली खबर है देहरादून से, जहां बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सपा ने प्रत्याशी उतारा है। बीजेपी कांग्रेस के साथ ही सपा प्रत्याशी ने नामांकन किया है। सपा के प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी है सपा। तो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी है सपा और सपा के प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। तो सपा के प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी। और देहरादून से आम जानकारी आपको बता दें। तो देहरादून से आम खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के साथ ही सपा प्रत्याशी ने नामांकन किया है और सपा के प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। फिलहाल यह आम जानकारी आपको बता दें। और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी सपा। तो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में सपा उतरी है। देहरादून से खबर, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर यह अहम बात सामने आई है और बीजेपी कांग्रेस के साथ ही सपा प्रत्याशी ने नामांकन किया है। तो बीजेपी कांग्रेस के साथ ही सपा प्रत्याशी ने नामांकन किया और सपा के प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। अहम खबर आपको बता दें, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी। तो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी।
बीजेपी कांग्रेस के साथ ही सपा प्रत्याशी ने नामांकन किया है। तो बीजेपी कांग्रेस के साथ ही सपा प्रत्याशी ने नामांकन किया। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून से अहम खबर है, जहां कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। सरकार आपदा प्रभावितों को जल्द मदद पहुंचाने में लगी हुई है। इसके बाद आपदा से हुए नुकसान का आकलन करेगी। तो उत्तराखंड में भारी बारिश से काफी नुकसान होने की बात सामने आई है। तो काफी नुकसान होने की बात कही गई है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर देहरादून से खबर। और उत्तराखंड में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश से हुआ काफी नुकसान। तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर देहरादून से खबर। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बड़ा बयान सामने आया है। तो कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। फिलहाल ये अहम खबर। उत्तराखंड में भारी बारिश से काफी नुकसान होने की बात कही गई है। तो काफी नुकसान हुआ और सरकार आपदा प्रभावितों को मदद पहुंचाने में जुटी हुई है। इसके बाद आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। और इस बीच देहरादून से एक अहम खबर सामने आई है। देहरादून से अहम खबर आपको बताते हैं। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। और दून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि 21 और 22 अगस्त को इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और देहरादून से खबर। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी, जहां पर अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना आपको हम बता दें। तो फिलहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो देहरादून से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून से आम खबर। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर लक्सर से है, जहां लापता एक नाबालिग को हिमाचल प्रदेश से बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही अपहरण के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरचंद शर्मा ने बताया है कि कोतवाली क्षेत्र के गांव से 19 अगस्त को एक नाबालिग किशोरी घर से रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। इसके बाद परिवार वालों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। परिवार वालों ने खानपुर क्षेत्र के एक युवक पर किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। सर्विस लॉन्च की मदद से उन दोनों की जानकारी हिमाचल प्रदेश में मिली। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर किशोरी को बरामद किया। वहीं आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आरोपी के खिलाफ अपहरण व पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है।
उत्तराखंड में भू कानून और यूसीसी को लेकर प्रदेश सरकार ने अपने कदम काफी आगे बढ़ा दिए हैं। प्रदेश में यूसीसी को लेकर गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जल्द ही ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री धामी को सौंप दी जाएगी और भू कानून पर भी सरकार काम कर रही है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि यूसीसी को लेकर सरकार ने कदम काफी आगे बढ़ा दिए हैं और जल्द ही इसके परिणाम भी सामने आएंगे। वहीं उन्होंने कानून को लेकर भी कहा कि प्रदेश में इस समय जो स्थिति है उसके तहत प्रदेश में भू अध्यादेश को शीघ्र लागू करना बहुत जरूरी हो गया है। आप जानते हैं यूसीसी के मामले में इस सरकार ने बहुत ही प्रमुखता से कदम बढ़ाया है और आप जानते हैं कि पहली कैबिनेट में जब इससे प्रस्ताव एकमात्र प्रस्ताव जब पार किया उससे लेकर अभी तक आप सब चीज़ जानते हैं किस प्रकार से ये कदम आगे बढ़े हैं। और मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय धामी साहब ने इसके लिए जो प्रयास किए हैं मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। और शायद हमारा प्रदेश पहला प्रदेश होगा देश का जो इस प्रकार का कदम बढ़ा रहा है, कानून ला रहा है और बहुत जल्द उसमें हम लोग सरकार की ओर से मैं कह सकता हूँ बहुत जल्द उस पर निर्णय होने वाला है। बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश में भारी बारिश से भले ही सामान्य पारा नीचे आ गया हो, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव ने सियासी पारे को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस, सुक्रांत, सपा, उपपा, निर्दलीय समेत 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वहीं बागेश्वर में भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा ने इस चुनाव को फतेह करने के लिए 40 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की है। ये सभी बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं कांग्रेस भी अपने स्टार प्रचारकों के साथ पूरी ताकत से बागेश्वर को जीतने की तैयारियों में लगी हुई है। कांग्रेस परंपरागत और बागेश्वर प्रत्याशी बसंत कुमार के वोटों के सहारे चुनाव जीतने का दावा कर रही है। अब कांग्रेस भले ही जीत का दावा कर रही हो, लेकिन कांग्रेस की जनसभा में कुर्सियां खाली दिख रही हैं और सोशल मीडिया में बागेश्वर में कांग्रेस की जनसभा का एक वीडियो खूब वायरल है जिसमें खाली कुर्सियां दिखी गई हैं और इस पर भाजपा ने कटाक्ष किया है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश में भारी बारिश से भले ही सामान्य पारा नीचे आ गया हो, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव ने सियासी पारे को काफी बढ़ा दिया है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस, उक्रांद, सपा, उपपा, निर्दलीय समेत 6 प्रत्याशियों के नामांकन किया गया है। वहीं बागेश्वर में भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा ने इस चुनाव को फतेह करने के लिए 40 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। ये सभी बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं कांग्रेस भी अपने स्टार प्रचारकों के साथ पूरी ताकत से बागेश्वर को जीतने की तैयारियों में लग गई है। कांग्रेस परंपरागत और बागेश्वर प्रत्याशी बसंत कुमार के वोटों के सहारे चुनाव जीतने का दावा कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो गंभीरता से लड़ती है। इस चुनाव को हम जीतने वाले हैं, ये सभी कह रहे हैं, प्रदेश की सभी जनता कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी, लेकिन उसमें गंभीरता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही दिखाई देती है। हमने सबसे पहले अपने प्रत्याशी का अनाउंसमेंट किया। हमने सबसे पहले अपने 188 बूथों पर बूथ पालक, अपने संयोजक, अपने शक्ति केंद्रों के संयोजक, प्रभारी नियुक्त किए। मंडलों पर हमने प्रभारी और काम बांटा है, सभी सांसद और विधायक उस पर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जो 40 हमारे स्टार प्रचारक हैं जिन्होंने उस क्षेत्र में प्रमुखता से काम करना है, जिनकी वहाँ रैलियाँ होनी है, छोटी सभाएं होनी है, नुक्कड़ सभाएं होनी है, ऐसे सभी नेताओं की लिस्ट जारी कर दी गई, क्योंकि ये चुनाव आयोग के लिए आवश्यक होता है कि कौन कौन नेता आपके वहाँ चुनाव में रहने वाले हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। हम निश्चित रूप से हमारी भी कल सूची जारी हो गई है। 40 स्टार प्रचारक हमारे भी हैं। हमारे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, वर्तमान विधायकगण हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सारे लोग लगा के हमने 40 चारों फ्रंटल के अध्यक्ष हैं, सबको स्टार प्रचारक हमने ही बनाया है और उसकी सूची हमने चुनाव आयोग में कल जमा कर दी है और हमारी सूची भी आपके सामने आ गई है और हम पूरे जोश खरोश के साथ बागेश्वर में कार्यकर्ता
चुनाव को लड़ेगा। ये चुनाव कार्यकर्ता का चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी बागेश्वर उपचुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर उतरी है। जैसे कि सबसे पहले तो हम बागेश्वर सीट को जो है ओबीसी घोषित करवाना चाहते हैं। जैसे उत्तरकाशी को इन्होंने ओबीसी सीट घोषित कर दिया है और प्रतापनगर को ओबीसी कर दिया है, क्योंकि बागेश्वर में अगर ओबीसी सीट घोषित होती है तो उसमें 27% आरक्षण का ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन्हें सबको लाभ मिलेगा। तो आज इन लोगों को तो कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है आरक्षण का। और सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये होगा रोजगार का, कि बागेश्वर में जो है मिनी सिडकुल बनाया जाए, जिससे लघु उद्योगों को वहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, तो लोगों को रोजगार का ज़्यादा महत्व मिलेगा। आपको बता दें कि बागेश्वर में 5 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 सितंबर को मतगणना होगी। जानकारी के अनुसार बागेश्वर में 1,18,225 मतदाता हैं। इनमें 60,045 पुरुष और 58,180 महिला वोटर हैं। सर्विस मतदाताओं की संख्या 2,207 है। सभी राजनीतिक दल बागेश्वर में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जनसभा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें खाली कुर्सियां दिख रही हैं। वहीं इस पर भाजपा ने कटाक्ष किया है। तो रैली का सैलाब देखा, और जब मैं वहां पर गया था बागेश्वर में, सारे मंच बड़े हुए थे। हाँ, इनके सामने इनकी रैलियों में कुर्सियों की खाली संख्या हो, ये अपनी झिझक है। पहले के दृश्य को जो अभी हमारे मैं देख रहा उसको देख लीजिए, तो कुर्सियां खाली थी या भरी हुई थी। ये उनकी बौखलाहट है जो कह रहे हैं कि कुर्सियां खाली। तो यह है कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के नेताओं का वीडियो वायरल करते हैं, लेकिन अगर कुर्सियां खाली थी किसी ने दिखा दी तो उसमें सफाई देने का अवस्था क्या है? पूरा बागेश्वर की जनता जानती है कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। जनता उनके कार्यक्रम आ नहीं रही है, उतनी कुर्सियां लगाई क्यों जितने लोग ना हो। तो आखिरकार चाहे वो किसी माध्यम से सोशल मीडिया में आया है, असत्य तो है नहीं। सत्य को नकारना कांग्रेस का नेचर बन गया है, और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस बागेश्वर के अंदर में बुरी तरह हारने जा रही है। कुल मिलाकर बागेश्वर उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है। पर सवाल ये है कि क्या बागेश्वर की जनता एक बार फिर से बीजेपी को जीत का स्वाद चखाएगी, या कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई के सहारे भाजपा को सबक सिखा पाएगी? क्या कांग्रेस राज्य के उपचुनाव के इतिहास को बदल पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बरसात लगातार जारी है। जनपद हरिद्वार में बाढ़ ने जमकर अपना कहर बरपाया है। किसानों की फसलों के साथ ही आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। मौसम बदलने के साथ ही अब वायरल बुखार और डेंगू की संभावनाएं भी बढ़ने लगी हैं। जनपद में डेंगू के आगमन से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मंगलौर क्षेत्र के गधरोना गांव के एक व्यक्ति की बुखार के चलते जान चली गई। उपचार के दौरान जांच में डेंगू की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग और नगरपालिका प्रशासन द्वारा भी मंगलौर कस्बे में दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है और साफ सफाई करने की अपील की गई है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे आज ही मिली है, और इसके डेंगू के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में हमारे यहाँ टेस्ट हम कर ही रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे कोई पॉजिटिव नहीं आया। साथ ही मलेरिया का भी कोई पॉजिटिव नहीं आया। इसकी जागरूकता के लिए ये है कि हम खुद भी कई बार टीमें बना के जाते हैं। मैं 2-3 दिन से दौरा भी किया है कई जगह का, और जैसे आपदा के टाइम पे भी था तो हमने लोगों को उनको सजग किया था, बताया था। इसमें नगर पालिका मंगलौर के द्वारा जब से बरसात शुरू हुई है, लगातार जो है जिले क्षेत्रों में पानी भरा है, और जहां ऐसा है हम लगातार जो है कीटनाशक का छिड़काव करा रहे हैं। लगातार जो है स्प्रे हो रहा है, और जैसा कि अभी जानकारी हुई है मीडिया के माध्यम से कि गादारोना में कोई डेंगू का मरीज निकला है, मौत हो गई है उसमें। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में एक बार फिर से खाकी दागदार हुई है। भले ही पुलिस को एक सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता हो, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तब आखिर क्या हो। ऐसा ही एक मामला उधम सिंह नगर में सामने आया है, जहां एक पुलिसकर्मी ने अपनी तलाकशुदा पत्नी की बहन को पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया, जिसमें पुलिस को दी शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पुलिसकर्मी को जेल भेज दिया। आरोपी पुलिसकर्मी ने 15 अगस्त के दिन घटना को अंजाम दिया। एसपी सिटी रुद्रपुर मनोज कत्याल ने बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ पत्नी की बहन को पेट्रोल डालकर जलाने और जान से मारने का प्रयास किया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। जो कि वर्तमान में बागेश्वर जनपद से निलंबित चल रहे हैं, उन पर विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। उनके द्वारा अपनी एक साली के ऊपर, उनकी पत्नी से भी उनका विवाद चल रहा है, तथा कथित साली इनकी हैं, उसके ऊपर जिन्होंने जानलेवा हमला किया था, तो हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है उसमें, और तथा इस अभियोग में इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उसकी अरेस्टिंग की गई है। उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी, वो जो भी इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट निरकस्या नाले का निरीक्षण किया है और एसडीएम सिंचाई विभाग के अधिकारियों के कार्य प्रगति की जानकारी भी ली है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नाले के तेज बहाव की दृष्टि से तत्काल सुरक्षात्मक कार्य आवश्यक है। आबादी के पास कटाव को देखते हुए प्रोटेक्शन वर्क पर प्लान भी किया जा रहा है। बरसात का मौसम निकल जाने के बाद नाले पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रोटेक्शन वर्क शुरू किया जाना है। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर नाले की वजह से काफी नुकसान हुआ है, वहां के लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से अन्य जगह पर स्थानांतरित किया जाना है। मार है और काफी नुकसानी तो हुई है। प्रभु की कृपा रही है कि कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। पूरी तरह से अगल बगल की दीवारें टूट गई है, कई मकान पूरी तरह बह गए हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, बिजली के तार लटक रहे हैं। वो सारे हमने एक 14 सदस्यों की एक समिति बना दी है। जिलाधिकारी खुद यहाँ आए थे, तो उसमें फॉरेस्ट भी होगा, एक्शन होंगे हर डिपार्टमेंट के। हम कैसे इसको ठीक करें, डीसिल्टिंग करानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि नदियाँ भर गई हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।